What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लॉट फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी जो लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती हैं, और बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। द हिंदू का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये एक न्यूज है जो एक बच्चे के द्वारा भी शेयर की गई थी कि क्या सर ये सही है। यहाँ पर हुआ क्या, अभी आंध्र प्रदेश के अंदर में एक लड़का लड़की जो कि अभी वैलिड एज भी नहीं है शादी के लिए, तो यानी कि 18 साल से भी कम उम्र के जो लड़का लड़की थे यहाँ पर, इनके द्वारा स्कूल के अंदर खुद से शादी कर ली गई। ये देखिए यहाँ पर लड़का मंगलसूत्र पहना रहा है। यहाँ पर इनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये इसको जो पिक्चर है ये ब्लर किया गया है। वैसे अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर चलिए छोड़िए, पर फिर भी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो इसकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, वीडियो भी ऑलरेडी शेयर की जा रही है, तो आप लोग इसको जाकर खुद देख सकते हैं गूगल वगैरह के ऊपर। मैं आप लोगों से मुद्दे की बात करता हूं। मुद्दा यहां पर यह है कि रिसेंटली अभी जब ये इशू निकल के आया तो वीडियो काफी वायरल हुई, तो इसके बाद में यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह बना, जो लड़की के माता पिता थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया लड़की को घर में अलाउ करने से। जब लड़की घर में नहीं जाएगी तो फिर यहां पर वापसी उसको ले जाना पड़ा, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए एक तरीके से उसको रखा गया जहां पर वन स्टॉप सेंटर इनके द्वारा बोला गया काउंसिल की जाएगी, ताकि फ्यूचर में ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिले। और इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में जो एक्ट है इसमें बोला जाता है, यहां पर यह है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी कि बच्चों का जो विवाह है वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में एक्ट है। तो इसके चलते भी यहां पर ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है। और खासकर अगर आप लोग देखिए, एक ऐसी एज होती है, अगर इस एज में जो लड़का और लड़की है उसको सही डायरेक्शन दे दी जाए तो फिर उनको लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें कौन कौन रोल प्ले कर सकते हैं? इसमें रोल प्ले कर सकते हैं स्कूल के टीचर, इसमें रोल प्ले कर सकते हैं पेरेंट्स, यार दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज। अगर हम लोग एक ऐसा माहौल बना के रखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो काफी हद तक हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोस्को एक्ट है हमारी कंट्री में, जिसके बारे में आप लोग याद रखना। और इसी के साथ में राइट टू एजुकेशन है। ये सारे एक्ट ये बोलते हैं कि बच्चों को सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर चलिए। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ाया था, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये चाइल्ड से रिलेटेड लेबर के बारे में बात करता है। चाइल्ड से रिलेटेड अगर लेबर की बात की जाती है तो यानी कि उसमें संविधान, यहां पर बच्चों के ऊपर संविधान भी हमारा फोकस दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चाइल्ड लेबर के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये, जो कि निकल कर आ रही है कहां से? मेघालय से। मेघालय के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर इसको आप लोग एक बार राज्य में देख सकते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने न्यूज देखी थी आंध्र प्रदेश की, तो कोई भी ऐसी हरकतें न करें जिससे आप लोगों के पेरेंट्स भी दुखी हो, और खासकर जितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वो काम करते हैं दिन रात जाग कर कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। देखिए, अपनी जिंदगी कैसे भी जी हो माता पिता ने, पर वो सोचता है कि बच्चे की जिंदगी जो है ना उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यार ये ख्वाहिशें मैंने पूरी नहीं की तो वो अपनी ख्वाहिशों को बच्चे की आंखों में देखता है, बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि कम से कम मेरे बच्चे ना इस काम को कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम से कम उनकी इज्जत रखें और जो सही चीजें हैं उसको फॉलो करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज है ये मेघालय के बारे में। मेघालय हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जो एग्जैक्ट आप लोग मैप में देखते हैं। तो ये मेघालय जो है, मेघालय ओनली आसाम को टच करता है और नीचे से बांग्लादेश को टच करता है यहां पर, यानी कि दोनों साइड से अगर आप लोग देखेगा, एक राज्य टच करता है हमारी कंट्री का और एक कंट्री टच करती है। मेघालय के ऊपर अभी हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर 100 करोड़ का फाइन लगाया गया था। आप लोगों के माइंड में यार रहा होगा, यार 100 करोड़ का फाइन क्यों लगा दिया? बहुत बड़ी एक तरीके से रकम हो जाती है, पर लेकिन जिस तरीके से हरकतें की जा रही थी यहां पर, तो उसको अंजाम से तक पहुंचाने के लिए यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ये स्टेप उठाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर आखिर कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि मेघालय में ऐसी ये छोटी छोटी, जिनको बोलते हैं रेट होल, यानी कि चूहे जैसा जो होल बनाया जाता है, ऐसी छोटी छोटी सी यहां पर ये माइनिंग खोदी जाती है, और जिसमें से बच्चों को खासकर यूज किया जाता है। इसमें से कई बार लोगों को भी अंदर भेजा जाता है, मिलनी बच्चों को भी कई बार यूज किया जाता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको, कि यहां से कोयला निकाल कर लेकर आओ। हालांकि इस तरीके से जो निकाला गया कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, पर फिर भी ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती थी। तो ऐसी कई रेट होल जो माइनिंग थी यहां पर जब चल रही थी, तो कई सारे लोग जो थे वो उसके नीचे दब गए थे और कंडीशन काफी खराब हो गई थी मेघालय के अंदर में। तो उस टाइम पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी और नेशनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इनके द्वारा भी यहां पर बात की इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो मेघालय गवर्नमेंट को बोला गया
यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 1 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए आप लोगों को ट्रांसफर करने हैं, और ये जो 100 करोड़ रुपए होंगे ये यहां पर यूज किए जाएंगे जो डैमेज किया गया अभी इन्वायरमेंट को उसको सही करने में, रेड होल माइनिंग वगैरह जो एरिया है उसको कवर करने में। तो मेघालय कैबिनेट के द्वारा अभी यहां पर अप्रूव किया गया है, जिसको बोला गया यहां पर MERPF, तो इसको बोलते हैं यहां पर मेघालय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन फंड। तो ये जो फंड है यहां पर अब यहां पर मेघालय के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और रिस्टोर करेगा जो भी यहां पर चीजें बर्बाद हुई हैं, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया या फिर ऐसी माइनिंग अगर चल रही है तो उनको अबेंडन करना हो गया, उनको हटाना हो गया। तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर अभी इंप्लीमेंट इनके द्वारा किए गए हैं। तो जो बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था गलत तरीके से, अब उसको यहां पर रोका जा सकेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक और न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो अभी यहां पर पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहां पर कई बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसके ऊपर यहां पर अपनी स्टेप उठाते हैं। फिलहाल यहां भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह बोला गया है कि एयर की क्वालिटी जो है इंप्रूव होने वाली है। तो पहले थोड़ा सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई थी। देखिए जब भी लेक्चर देखा कीजिए, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, पर लेकिन अगर एग्जाम की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग इसको एज ए इंफॉर्मेशन की तरीके से सुन सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, नोट डाउन करते रहा कीजिए अगर लगता है कि ये कुछ नए पॉइंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री में 2010 में निकल कर आया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू। और हमारी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में एक आर्टिकल पड़ता है, आर्टिकल 21। इस आर्टिकल के तहत हमको राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जाती है। अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा हमारे लिए तो कैसे आप लोग राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू जो लाइफ है वो तभी तो निकल कर आएगी जब हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, हमको पोल्यूशन से एक तरीके से बिना पोल्यूशन की हवा मिलेगी। अगर पोल्यूशन वाली हवा मिलती है तो राइट टू लाइफ कहां रह गया, पोल्यूशन की वजह से हम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल 21 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो इंस्पायर होता है आर्टिकल 21 से हमारे संविधान में। ये जो यहां पर संविधान में जिसके बारे में हम लोगों ने बात की आर्टिकल 21 से इंस्पायर होता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से इंस्पायर है, किसके बेस पर यहां पर बनाया गया था। तो ये भी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। ओरिजिन इसका कहां से निकाला जाता है, ओरिजिन यहां पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुई थी 1992 में। तो 92 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से बेसिकली इसके बारे में बात की गई कि कैसे हम लोग को इन्वायरमेंट को डैमेज होने से रोकना है। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन भी हम लोग को निकालना है। सोचिए अगर कोर्ट में ऐसा कोई मैटर जाता है तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई ऐसा मैटर जाता है तो यहां पर आज की डेट में अगर कंडीशन देखिए वो मैटर कितने लंबे समय तक रह सकता है कोई अंदाजा नहीं है। तो इसमें इन्वायरमेंट जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक इंसान की किस्मत जो है अर्णब गोस्वामी जितनी अच्छी नहीं होती है, तो यहां पर कोर्ट के चलते यहां पर ये लंबे समय तक चीजें एक तरीके से खींच सकती हैं। तो यहां पर तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है यहां पर वो सबसे पहले इस तरीके का ट्रिब्यूनल अपनी कंट्री बनाई थी, और फिर तीसरे नंबर पे हमारी कंट्री थी जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो यानी कि तीसरे नंबर पर थी हमारी कंट्री। इसके साथ में जो अगर बात करें इसके कहां पर लोकेटेड है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रिंसिपल ब्रांच इसके हेडक्वार्टर की। बाकी आप लोगों को भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को इसकी जो एरिया वाइज ब्रांच आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अगर उसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो ये नॉर्मल तरीके से जैसे कोर्ट चलता है उस तरीके से काम नहीं करता है। अगर उस तरीके से काम चलता तो फिर हो चुका था काम। तो ट्रिब्यूनल जो फॉलो किए जाते हैं, तो क्या रूल फॉलो करते हैं यहां पर ट्रिब्यूनल, वो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलते हैं। वो यहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करके नहीं चलते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये अगर फॉलो किया जाता तो कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इसके चलते पूरा पैटर्न वही चलता जो कोर्ट वाला चलता, और फिर से यहां पर हम लोग चीजों को अचीव नहीं कर पाते। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो चीजें फॉलो नहीं करता है। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है, अगर आप लोगों को रिजल्ट निकालना है तो सामने वाले को भी सुनना पड़ेगा, बिना सुने आप लोग रिजल्ट नहीं दे सकते, और इसी के साथ में अपने ही केस में आप लोग अपने आप जज नहीं हो सकते। तो यह नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बर्बाद कैटेगरी में चल रहा है। दिल्ली के अंदर 404, गाजियाबाद के अंदर 434, नोएडा के अंदर 414, गुड़गांव के अंदर 338,
ये फरीदाबाद के अंदर 347 और ग्रेटर नोएडा के अंदर 408। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर गुड क्वालिटी के बारे में बात करें तो 0 से 50 होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री में 51 से 100 होना चाहिए, मॉडरेट 101 से 200 होना चाहिए, पुअर 201 से 300 होना चाहिए, वेरी पुअर 301 से 400 होना चाहिए, और सीवियर जिसमें अच्छे अच्छे भी बीमार हो जाएंगे तो वो वाली कैटेगरी देखने को मिल रही है। पर लेकिन अभी ये बोला गया कि अभी रिसेंटली स्टेबल बर्निंग जो है वो थोड़ी कम हो गई है, 1% के करीब डिप हो गई है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो यहां पर हमारी कंट्री में जो खासकर कैपिटल के अंदर ये कम होती चीजें नजर आएंगी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आप लोगों को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बता देते हैं। इसके बारे में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोगों को याद हो तो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीबी आप लोग बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री में जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। कब बनाई गई थी? तो ये 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो किसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जो हमारी कंट्री में वोटर एक्ट है, वोटर एक्ट है 1974 का, इसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है यहां पर ये स्टैब्लिश की गई थी वोटर एक्ट के थ्रू, जो कि 1974 का है। और पावर कहां से लेकर आती है? पावर लेकर आती है यहां पर एयर एक्ट, यानी कि पानी से इसको स्टैब्लिश किया गया और एयर से इसको पावर और फंक्शन मिल रहे हैं। तो एयर एक्ट कब का है? ये है 1981 का। यानी कि पहले हम लोगों ने यहां पर बात की पानी के बारे में, पहले एक्ट हमारा पानी का आ गया 74 में, और फिर यहां पर इसके बाद में लगा यार पानी तो हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा हवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हवा से रिलेटेड एक्ट आया 1971 में। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में अगर रहता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को यहां पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करूं तो नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, ये यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारी कंट्री में 2014 में स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहां पर हमारी कंट्री में इस चीज के ऊपर फोकस दिया गया। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से बात की, वो स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि यहां पर जो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को चलाया जा सके, यानी कि हमारी कंट्री में कैसा एयर का जो क्वालिटी है उसके ध्यान में रखकर काम किया जा सके। आईआईटी कानपुर के द्वारा एंड एक्सपर्ट ग्रुप जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि एयर क्वालिटी जो स्कीम है 2014 में, यानी कि आईआईटी कानपुर में और इसी के द्वारा एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। स्टार्टिंग में 3 इंडिकेटर थे और इसी के साथ में नए जो इंडेक्स हो गए, अभी 8 पैरामीटर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, NO2, O3, CO, SO2, NS3 और PB ये यहां पर चेक किए जाते हैं, कुछ 8 घंटे के अंदर और कुछ 24 घंटे के अंदर देखने को मिलते हैं कि किस तरीके का पॉल्यूशन है। न्यू दिल्ली में इसको रियल टाइम बेस पर इंस्टॉल किया गया था, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद में अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। किसान हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही मुद्दा बन गया, जो कि काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यानी कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि उसके चलते कई सारे कमेंट किए गए यहां पर, जो आज की डेट में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया कि वो इंटरनल मुद्दों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इंडिया ने भी उनको दरकिनार कर दिया। तो वे कम से कम 2 या 3 बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। किसान यहां पर ये बोले कि तीनों जो फार्म लॉ हैं उनको यहां पर रिपील किया जाए, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो रहेंगे तो यहां पर किसान जो है वो सही तरीके से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, ये इसके बारे में काफी लार्ज स्केल पर बातें की जा रही है। राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि हक है उनको प्रोटेस्ट करने का, अगर किसी चीज से वो सेटिस्फाई नहीं है। यही डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे तो ये सही तरीका नहीं है। तो राइट टू प्रोटेस्ट यहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में जो लेफ्ट पार्टी है वो भी चाह रही है कि 8 तारीख को जो किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो वो भारत बंद यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पर इसी के बारे में, आप लोग देखते हैं किसान सड़कों पर बैठकर यहां पर खाना खा रहे हैं, जैसे तैसे अपनी लाइफ का गुजर बसर कर रहे हैं यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है कि आज के दिन में जो यंग इंडिया है वो भी देख रही है कि क्या हरकतें चल रही है। तो यूएन के द्वारा भी और इसी के साथ में जो यूके हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, उनके लोगों के द्वारा, खासकर जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 36, उनके द्वारा भी बोला गया है कि एक तरीके से जो लोग हैं उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, शांति के तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
एक और यहां पर जो बात है यही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल के द्वारा अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर भी बोला गया है कि जो ग्रीन कवर है वो आप लोगों को ग्रीन कवर लेना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। अगर कोई आप लोग हाईवे बनाते हैं आज के डेट में तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके आसपास में पेड़ लगाने चाहिए, ताकि क्योंकि कई सारे हाईवे आप लोगों के द्वारा पेड़ काटकर भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोले भी गए थे कि उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर फिलहाल उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया है कि इनएडुकेट स्टेप आप लोग ले रहे हैं, यानी कि प्रॉपर आप लोग स्टेप नहीं उठा रहे हैं ताकि ग्रीन कवर जो है हाईवे के साथ साथ में उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है, ताकि जो वैक्यूलर पोल्यूशन होता है, इनके जो गाड़ी चलाई जाती है उससे जो पोल्यूशन निकल कर आता है उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको कम किया जा सके, ये बेसिकली बोला गया। तो ये बेंच जो है वो किसके द्वारा हेड की जाती है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड कौन है, तो ये आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो एके जी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, आदर्श कुमार गोयल एके जी। अगर बात करें आगे नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आज की डेट में जो कंसेशनरी है बेसिकली एक तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट करने का परमिट दिया गया है आज की डेट में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसी के चलते जो एक एनजीओ है वो यहां पर पहुंच गई कोर्ट के अंदर। जो एनजीओ है उसके द्वारा बोला गया यहां पर, एनजीओ खासकर ये प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल अवेयरनेस का काम करती है। तो इसके द्वारा यहां पर ये केस सुन रहे थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कि कैसे मेंटेन रखा जा सके हाईवे के पास में जो ग्रीन कवर है। तो ये काम जो है हमारी कंट्री में जो हाईवे को मेंटेन रखने का काम करती है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में 1988 में बनाई गई थी। इसका काम है मैनेज करने का, जो नेटवर्क होता है हाईवेज वगैरह हमारी कंट्री के, तो उनको ये मैनेज क्या हो गया उसको यहां पर मैनेज करके चलेगी, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री में 1988 में इसको बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में ये आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र नारायण जो है यहां पर इसके फर्स्ट चेयरमैन थे जो 1988 में बने थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट रोड बिल्ट ए नेशन, यानी कि बस सड़कें नहीं बनाते, पूरा देश बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है और चीजें आगे चलती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन की गई है यहां पर इसरो के साथ में मिलकर, ताकि जो हाईवे है उनकी मैपिंग की जा सके और आप लोग भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जान सके कौन बंदा कहां पर किस तरीके से चल रहा है। तो उसको भी एक तरीके से इसी प्रोजेक्ट के तहत आप लोग यहां पर पॉसिबल हो पा रही है चीजें। तो इसी के चलते हाईवे को अच्छा रखा जा सके। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं हर साल, इसी के साथ में 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं इसकी वजह से चले जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करें तो इनको रोका जा सकता है, ठीक है। तो हाईवे में कई जगह गड्ढे देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, कई जगह सड़कें टूटी रहती हैं, उसकी वजह से भी कई सारे लोगों की जान चली जाती है। इसी के साथ में कुछ लापरवाही हमारी होती है, बाइक वगैरह चलाते हैं तो कभी भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। ये हेलमेट नहीं लगाना आप लोगों को बहुत बड़ा कॉस्ट पे करने के लिए मजबूर कर सकता है। वो छोटी सी लापरवाही एक आप लोगों को ताउम्र के लिए यहां पर एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी गलतियां न करें, इनको करने से बचिए। अगर छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे तो लाइफ जो है वो बड़ी टफ होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो इसलिए बचिए इनसे, दूसरों की गलतियों से सीखिए। तो यही एक तरीका है चीजों को आगे लेकर चलने का। और चाणक्य साहब के द्वारा भी यही बातें बोली गई थी कि जिंदगी बहुत छोटी है, अपनी गलती कर खुद से सीखने के लिए कुछ चीजें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। कुछ हेल्थ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहां पर ये देखा गया अभी केस जो यहां पर इंजेक्ट किया गया, यहां पर HIV उन्नाव के अंदर एक केस निकल गया 2017 में। देखिए कई बार आप लोग जैसे क्या क्या काम आप लोग करते हैं, जैसे आज के में इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो हमेशा नया इंजेक्शन होना चाहिए, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्लड अगर लेने जाते हैं तो ब्लड प्रॉपर वे में चेक होना चाहिए। कोशिश करें अगर आप लोग घर वालों को किसी को खून की जरूरत है तो अपना ही खून देने की कोशिश करें, बाहर से खून खरीदने की जरूरत न पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि HIV पॉजिटिव के ब्लड भी कई बार ले लिए जाते हैं गलती से और फिर वो पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है तो सामने वाले की जान वैसे चली जाती है। और सबसे बुरी कंडीशन तो तब देखने को मिलती है अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जो कई बार खून की जरूरत होती है यहां पर खून दिया जाता है तो उससे कंडीशन खराब क्या होती है, बच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ यहां पर एक तरीके से खतरे में आ जाती है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आप लोग अगर कहीं पर सेविंग कराने जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा वहां पर ब्लेड जो है वो प्रॉपर नया ब्लेड यहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में टैटू वगैरह जो आप लोग कराते हैं ना, ये सारी चीजें भी थोड़ी सी ध्यान रखिए। जो निडल वगैरह यूज की जाती है वो सब चीजें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो अपना ध्यान खुद रखिए, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और इसी के साथ में लाइफ को सही तरीके से लेकर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में। और फिर वही बात बोलूंगा, जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या आप लोग कर लोगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं।
इसी के साथ में जो मुद्दा है यहां पर यह है ऑस्ट्रेलिया और जो यहां पर चाइना के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में दरारें होती हुई नजर आ रही हैं। किस मुद्दे पर? मुद्दे कई सारे हैं, पर फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया के जो जवान थे अफगानिस्तान के अंदर एक बच्ची के गले पर चाकू लगाए हुए हैं और ये बच्ची के हाथ में यहां पर ये मेमना है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो यहां पर बिल्कुल इनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है चाइना के द्वारा। तो अभी इसको चलते हुए बेसिक मुद्दा यहां पर अभी ये देखने को मिल रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छी चीज है। अगर ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में दरार पड़ती है तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं, खासकर क्वाड ग्रुप में। आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं। क्वाड ग्रुप का फ्यूचर कैसा होगा वो तो आगे पता चलेगा, बोरिस जॉनसन कैसे लेकर उसको चलते हैं, पर लेकिन फिलहाल चाइना को टैकल करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिन एरिया में हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और जहां पर इन्वेस्टमेंट की कमी रहती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो जैसे कि वहां पर डैम बनाने की बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, चाइना के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट की बात करें ताकि कल को चाइना का ये प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। तो अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट वहां पर चाहिए, एक ह्यूज डैम बनाने के लिए, ह्यूज रिजर्वायर बनाने के लिए, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में आता है वहां पर अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू चाइना। तो इसलिए यहां पर जापान हमेशा तैयार रहता है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो कंट्री जो जापान ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री जो चाइना से चिढ़ती हैं, वहां से हम लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये न्यूज निकल कर आ रही है, ट्रंप के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया, मरता क्या ना करता, जाता जाता भी इंसान जो है उसको शांति नहीं है। तो ट्रंप के द्वारा अभी ऑर्डर दिया गया कि यूएसए की जो फोर्स है उसको पुल आउट किया जाएगा यहां पर सोमालिया के अंदर से, सोमालिया से पुल आउट किया जाएगा। ये क्या करते हैं वहां पर, सोमालिया के अंदर जो कई सारे गिरोह हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिनको बोला जाता है, टेररिस्ट की कैटेगरी में बोला जाता है, यूएन के द्वारा ब्लैक लिस्ट भी जिनको कर रखा है, ये है अल शबाब अल कायदा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो कि कई सारे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए जो फोर्स है इनकी, जो कंट्री की, सोमालिया या आसपास वाली कंट्री की, उनको ट्रेन करने का काम करती है यूएसए की फोर्स। तो पेंटागन जो है यहां पर, जो यूएसए का जो मेन ऑफिस है, इसके द्वारा बोला गया कि अर्ली 2021 में हम लोग यहां से अपनी फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर ये फोर्स जो निकल कर आएगी, ये काम करती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर बात करूं तो 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, एरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथियोपिया हो गया। तो ये 4 कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में काम करती है, ठीक है। बाकी यहां पर ये एरिया है जैसे सूडान हो गया, युगांडा हो गया, कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये आसपास वाली कंट्री है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पर कई सारी उल्टी सीधी हरकतें होती हुई आप लोगों को पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये जो सोल्जर हैं ये काम करते हैं यहां पर शांति बनाए रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कहीं पर शांति रहे, वो बस जाते जाते अपने कमाल कर रहे हैं। तो देखो जनवरी का और महीना इनके पास में, कितना छटपटाते हैं, क्या करते हैं, तब तक ये कर सकते हैं जो करेंगे, उसके बाद में तो पावर हाथ से जा ही रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है, ये ब्राइड्स, ये व्हेल स्केल्टन की बात की जा रही है। तो ये एक व्हेल का स्केल्टन मिला है, किसको, इसलिए कहता हूं मॉर्निंग में घूमने जाया करो, मॉर्निंग में जल्दी उठा करो, क्योंकि आप लोगों को भी हो सकता है कुछ ऐसी खोज खबर लग जाए आप लोगों के भी हाथों। यहां पर एक साइकिल चलाने वाला बंदा था जो एक तरीके से साइकिलिंग कर रहा था, तो उस बंदे को यहां पर दिखा कि कुछ स्केल्टन टाइप का ऊपर निकल कर आ रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके द्वारा फिर इन्फॉर्म किया गया, तो पता चला कि 5000 साल पुराना ये स्केल्टन था यहां पर, जो मछली है जिसके बारे में बात की जा रही है, और ब्राइड्स जो व्हेल है उसके बारे में यहां पर ये पता लगाया गया। तो देखते हैं इस तरीके से कई सारी चीजें पता चल जाती हैं आगे आने वाले टाइम में। ये वेल्स जो थी, जो कोस्टल वाटर है खासकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में और गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो ये वाली व्हेल थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं और यूपीएससी बड़ा पैनी नजर रखती है इस तरीके की न्यूज के ऊपर। तो आप भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो उसको कवर करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो हल्का सा ये आइडिया था इसके बारे में, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, हमारी कंट्री में अगर कोविड-19 के लिए दवाई प्रोवाइड करानी है तो हम लोगों को 1.6 बिलियन डोज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इतने डोज हम लोगों को चाहिएंगे अगर हम लोग चाहते हैं हमारी कंट्री में एक हमारी कंट्री में जो लोगों की जो इम्यूनिटी उसको अच्छे से क्रिएट किया जा सके, जिसको हर्ड इम्यूनिटी के नाम से आप लोग जानते हैं। ये कैसी इम्यूनिटी होती है जिसमें आप लोगों को 100% दवाई देने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन हाँ कुछ अप टू द मार्क 50-60-70% के करीब लोगों को दवाई आप लोगों को देनी पड़ेगी, जिसमें दवाई का यूज करके एक इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि अच्छे लोगों की संगति में रहो तो आप लोग अच्छे हो जाते हैं। अगर एक ग्रुप में 5 लोग अच्छे हैं और छठा अगर जुड़ गया जो कि
जो कि एक बदमाश कंपनी टाइप का लोग था, तो उसकी भी कंपनी, उसकी कंपनी इसकी कंपनी में आगे काफी चीजें उसकी सुधरती नजर आएंगी। ये गारंटी है कि उसकी भी जॉब जल्दी लग जाएगी अगर वो यहां पर इस कंपनी में रहेगा तो इस तरीके से इम्यूनिटी हो गई, एक तरीके से बर्बाद हरकतें और जो आदतें थी उनसे उसका पीछा छूट गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसको हेड इम्यूनिटी को बोल सकते हो। यहां पर इसका काम बेसिकली ये कि जब कई सारे हष्टपुष्ट लोग रहते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसे लोग भी ठीक होते चले जाते हैं जो कि यहां पर दूसरे लोगों पर इंपैक्ट डालते हैं, पर लेकिन उन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो भी जल्दी सही हो जाएंगे। पर लेकिन अगर बीमार लोगों के बीच में रहोगे तो बीमार हो जाओगे, आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वो वाली कंडीशन अलग है। तो दोनों के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अगर बात करें जो यहां पर एक 1.6 बिलियन डोज चाहिए, तो ये कहां से आएंगे? 500 मिलियन के करीब आपको बोला गया कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है एस्ट्राजेनिका, इससे निकाले जाएंगे। 1 बिलियन के करीब यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है यहां पर नोवैक्स, इससे निकाले जाएंगे। और 100 मिलियन के करीब यहां पर स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की कंपनी है उससे लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में पूरा कार्यक्रम चलने वाला है आने वाले टाइम में। तो अपने आप को सेफ रखिए ताकि दवाई की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दवाई जो है वो कई सारी यहां पर अभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, कई सारी दवाई जो है फेल भी हो रही है अभी क्योंकि ट्रायल जोन में है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो 100% श्योर हो चुकी है और आप लोगों की हेल्थ को बिल्कुल कंप्लीटली सही करके चली जाएगी। तो इसलिए ये आप लोगों को देखना है किस तरीके से आप लोग इन दवाई के ऊपर फोकस लेकर चलोगे। तो ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा जरूर ताकि इस तरीके की सिचुएशन को आप लोग सुधार सकें। नेक्स्ट यहां पर न्यूज जो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया गया। एंटी कन्वर्जन लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया गया, 7 लोगों को पकड़ लिया गया। एंटी कन्वर्जन लॉ अभी यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाया गया था, जिसके चलते अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो शादी करने के लिए अगर रिलीजन चेंज करता है तो इसको यहां पर इलीगल माना गया था। हाँ, वैसे रिलीजन चेंज करने का मन कर रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन शादी के लिए रिलीजन चेंज आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत है यहां पर और इसको एक तरीके से क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था। तो 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, इसके अलावा और भी कई सारे जो हाईकोर्ट है उनके द्वारा ये बोला गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में पार्ट 3 के अंदर में वो रिलीजन के बारे में भी और आप लोग अपनी राइट टू लाइफ के बारे में किसको चूज करते हैं, किसके साथ में रहना है, ये खुद का आप लोगों का डिसीजन होता है, कोई और इंसान आकर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सारी गलत तरीके हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बातें कई सारी सामने निकल कर आई थी, ठीक है। तो आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, सही है या फिर गलत है। तो आप लोग अपनी राय इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की राय भी मैटर करती है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकने से पहले अपने घर को भी देख लेना चाहिए। जब अपने घर शीशे को तो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो यही बात बोली गई यहां पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मुस्लिम कंट्री मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ये मुस्लिम कंट्री काम क्या करती है यहां पर, ये ऑर्गेनाइजेशन की ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है तो उसके बारे में ये मैटर को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है यहां पर, ये खुद अपने अंदर झांक कर देखेगी कितने अच्छे से काम चल रहा है, क्योंकि खुद के अंदर इसके अंदर क्रैक आए हुए हैं, फिसर आए हुए हैं खुद के अंदर। और ये बात करें कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो यहां पर इनका जो मुद्दा रहता है पैलेस्तीन से लेकर कश्मीर तक का सब मुद्दों को ये कवर करके चलते हैं। कई बार कमेंट इनके द्वारा किए जाते हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली भी देखा होगा जब इसकी रिसेंट मीटिंग हुई तो कश्मीर के ऊपर इनका एक तरीके से कमेंट आया। कौन सी मीटिंग थी, कौन से नंबर की, मैंने आप लोगों से पूछी थी तो ये जरूर बताएगा। और ये नाइजर में आप लोगों को देखने को मिली थी, जो मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, ठीक है। तो ये इस्लामिक जो कोऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, जिसको पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, ये फाउंड की गई थी 1969 में, ठीक है। तो 1969 में इसको बनाया गया था। 57 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके कैसे सेफ गार्ड है, कैसे मुस्लिम वर्ल्ड में शांति रखी जा सकती है, हार्मनी बनाकर रखी जा सकती है, उसके बारे में ये बेसिकली बात करते हैं। जो जद्दा है सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पर इसका हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। यूसुफ अल ओथैमिन आज के डेट में इसके सेक्रेटरी जनरल है यहां पर। ये जो बेसिकली इसकी मीटिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कहां के हैं, ये सऊदी अरेबियन बोर्न पर्सनैलिटी है जो यहां पर इसको फॉलो करके चलते हैं। तो ये है इसके बारे में जो कि आप लोग यहां पर आइडिया हल्का सा इसके बारे में रख सकते हैं। ये जो अभी इसकी जो समिट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो ये समिट ये अभी इसकी हुई यहां पर, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी रिसेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में काफी बड़ी झड़प चल रही है और दोनों आप लोग यहां पर इसके मेंबर नजर आएंगे। तो ये होना चाहिए कि किस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में यहां पर शांति बना के रखी जा सकती है। तो खुद शांति बना के रखिए, तब जाकर दूसरों के बारे में यहां पर बात करिए। अगर खुद शांति बनाकर ये नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरों के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर बेसिक मुद्दा निकल के आता है, ठीक है।
तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था। संडे को न्यूज वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं रहती हैं, पर हाँ जो भी है उसका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी न्यूज देखी कि क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी यहाँ पर। तो इसका हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो और उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सकें। ठीक है, तो ये सारी जो न्यूज है यहाँ पर हम लोगों ने कवर की है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने देखी इस तरीके से यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी और ये बात की हम लोगों ने, और यहाँ पर ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने देखी। ओके, तो काफी कुछ कवर हो गया। थोड़ा इस तरीके से आप लोग एंजॉय कीजिए और रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो आप लोग का टेलीग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक और काम आप लोग करना है, देखिए वीडियो पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। जोन सा भी आप लोग को पसंद आता है वो आप लोग चूज कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को डिसलाइक कर जाइए, अगर पसंद नहीं आती है तो। पसंद आती है तो लाइक कर जाइए। तो ये आप लोग का फीडबैक होता है एक तरीके से कि हाँ वीडियो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसी लग रही है। और अपना जरूर रिव्यू बताइए कैसी आप लोगों को वीडियो लग रही है, झक्कास या फिर बकवास, तो जैसे भी आप लोगों को लगे तो ऐसा जरूर बताइए ताकि वीडियो को और इंप्रूव किया जा सके। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और टेलीग्राम से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1,20,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी जरूर फायदा होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।